जो आपका एक मेन टॉपिक है दैट इज क्लिनिकल इंजाइमोलॉजी, यानी इंजाइम्स की स्टडी हम करेंगे फॉर द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज। ठीक है, तो उसको हम क्लिनिकल इंजाइमोलॉजी में, वैसे तो थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स हैं, लेकिन उसमें हर एंजाइम्स के फंक्शंस डिफरेंट है। लेकिन जब हम अपने एलाइड हेल्थ साइंसेज में देखते हैं तो एंजाइम्स को मोस्टली डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए, प्रोग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए, या फिर सर्टन इवन अगर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है और कोई एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो ट्रीटमेंट्स के लिए भी हम एंजाइम्स जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी कहते हैं। अगर हम उसको प्रॉपरली डिफाइन करना चाहें, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with application of enzyme analysis in the diagnosis and treatment of disease. जब भी क्लिनिकल इंजाइमोलॉजी की बात आएगी, इट मीन्स कि इट विल डील विद द एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंड दैट एप्लीकेशन विल बी फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। नाउ these enzymes are present in different parts of the cells। ठीक है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोसोल्स। अभी हमने जितनी भी मेटाबॉलिक पाथवेज पढ़े हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस या क्रेब्स साइकिल, तो उसमें हमने मुख्तलिफ उसकी लोकेशंस भी डिस्कस किया कि कौन सा एंजाइम कहाँ पे मौजूद होता है। दे आर प्रेजेंट इन साइटोसोल, इवन न्यूक्लियस, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, प्लाज्मा एंड membrane, cell membrane. So, all these enzymes which are present in different compartment of the cell, it has their specific function. ठीक है, enzymes are mainly synthesized in cytosol or endoplasmic reticulum. इनकी जो सिंथेसिस है सेल के अंदर वो ज्यादातर साइटोसोल में होती है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है, और एंड देन वहां से ये टारगेट ऑर्गेनेलीज की तरफ या जो बाकी सेल्स की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एंजाइम की सिंथेसिस होती है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है, बट ये है कि ये जो एंजाइम है ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रहते हैं। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन सेल्स एट मच हायर कंसेंट्रेशन देन इन प्लाज्मा, क्योंकि सिंथेसिस जो है एंजाइम की सेल के अंदर होती है, लिहाजा सेल के अंदर जो है इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है बनिस्बत प्लाज्मा या सीरम के। द नॉर्मल लेवल रिफ्लेक्ट द बैलेंस बिटवीन द रेट ऑफ सिंथेसिस एंड रिलीज इनटू प्लाज्मा ड्यूरिंग सेल टर्नओवर एंड द रेट ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम द सर्कुलेशन। क्योंकि सिंथेसिस सेल के अंदर होती है, लेकिन ड्यूरिंग वियर इन टीयर ये सेल्स से बाहर लीक आउट होते रहते हैं प्लाज्मा के अंदर या सीरम के अंदर, जिस जिस जो कि नॉर्मली एक नॉर्मल प्रोसेस होता है और उसकी एक नॉर्मल रेंज पर होती है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, या जब वो क्लियर किए जाते हैं सेल से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फॉर एग्जांपल लिवर की तरफ या कहीं और, वहाँ उसने डिग्रेड होना होता है, तो उस दौरान ये प्लाज्मा की एक नॉर्मल रेंज मेंटेन करते हैं, जैसे एएलटी लेवल हो गया, ठीक है, अमाइलेज हो गया, तो उसकी एक नॉर्मल प्लाज्मा के अंदर एक रेंज होती है। लेकिन अगर ये उससे डिविएट करता है तो वो फिर हमें डायग्नोसिस में हेल्प कर रहा होता है। इट मीन्स के उस एंजाइम की प्रोडक्शन या ज़्यादा हो गई है या सेल का वियर इंटीरियर प्रोसेस ज़्यादा हो गया जो कि नॉर्मल से डिविएट कर रहा है। The enzyme level in plasma may be increase or it could be lower than normal। एक जो नॉर्मल रेफरेंस रेंज है उससे ये ज्यादा भी हो सकते हैं, ऑफ कोर्स वो फिर पैथोलॉजिकल कंडीशंस होगी, या फिर वो नॉर्मल से कम भी हो सकते हैं, जो कि फिर हमें हेल्प करते हैं कि हम डायग्नोस कर सके एक सर्टेन डिजीज के लिए, क्योंकि हमें पता है कि एंजाइम्स आर मोर स्पेसिफिक टुवर्ड्स सर्टेन टिश्यूज, सर्टेन ऑर्गेनेलीज, जो कि सर्टेन डिजीज को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। अगर ये एंजाइम अपने नॉर्मल से ज्यादा होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं प्लाज्मा के अंदर, that will indicate कि there are increased proliferation of the cells। ठीक है, और it could be due to सेल टर्नओवर इंक्रीज होगा, यानी सेल की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, या सेल को डैमेज ज्यादा हो गया जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा एंजाइम प्लाज्मा के अंदर आना शुरू हो गए हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई मसला है,
या फिर एंजाइम की सिंथेसिस बढ़ गई है। अगर एक सेल की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है, प्रोलिफरेशन मीन कि एबनॉर्मल ग्रोथ या उसकी मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है, तो उस वक्त एंजाइम की सिंथेसिस भी ज़्यादा होगी। देन कुछ सिचुएशन में जो है वो एंजाइम्स जो है वो प्लाज्मा के अंदर नॉर्मल से कम भी हो सकते हैं, जिसकी ऑब्वियस रीज़न यही है कि रिड्यूस सिंथेसिस हो गई। ठीक है, कोई पार्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज जो है या सेल्स जो है या आप कह सकते हैं टिश्यू का जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा। ठीक है, सो दैट विल रिजल्ट इन लोअर प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम। या कोई कंजेनिटल डेफिशिएंसी है, कोई भी जेनेटिक डेफिशिएंसी हो सकती है, या कोई एनवायरमेंटल ऐसा इफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से एंजाइम की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। सो इन दैट केस दैट विल आल्सो लीड टू लोअर प्रोडक्शन। सो दोनों केसेस में प्लाज्मा के अंदर जो एंजाइम की इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नाउ एंजाइम्स जो है, यू ऑल नो, अगर हम उसके फंक्शंस की तरफ आते हैं, इट एक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, इट इनहांस द रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी को जो है ये कम करता है। इट्स वेरी एफिशिएंट एंड कैन इंक्रीज रिएक्शन रेट्स एट ऑर्डर ऑफ 10 टाइम। यानी एक नॉर्मल रिएक्शन जो है उसको 10 टाइम ये इनहांस कर देता है अगर एंजाइम वहां पे मौजूद हो, क्योंकि वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम कर देता है। And we all know they are proteins in nature. Most of the enzymes are protein in nature. So जब हम कहते हैं कि वो प्रोटीन इन नेचर है, सो दे आर लायबल टू डीनेचरेशन। अगर आप उसका पीएच चेंज करेंगे या उसका टेम्परेचर डेविएट करेगा तो एंजाइम की डीनेचरेशन होगी, क्योंकि वो प्रोटीन इन नेचर है। फोर्थ ये है कि एंजाइम आर स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट, दे आर वेरी स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट। आपने लॉक एंड की मॉडल या इंड्यूस फिट मॉडल पढ़े होंगे। दे आर पार्टली स्पेसिफिक टू टिश्यूज, यानी ऐसे एंजाइम्स हैं कि वो किसी पर्टिकुलर टिश्यूज के अंदर ही पाए जाते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज हैं उसी के अंदर स्पेसिफिकली पाए जाते हैं। जैसे क्रेटिनिन काइनेज है, वो हार्ट मसल्स के अंदर भी होता है, और इसके अलावा जो है वो स्केलेटल मसल्स के अंदर भी पाया जाता है। और कुछ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, सिर्फ एक ही टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं। So these enzyme can be measure of rate of specific reaction catalyzed by that enzyme. So इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम डिपेंड करता है कि कितने प्रोडक्ट जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दैट एंजाइम। नाउ कम टू द another point that is enzyme, जिसको हम आइसो एंजाइम्स कहते हैं। अभी हम फंक्शंस तकरीबन वो सेम सर अंजाम देंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज आएगा स्ट्रक्चरली। सो क्योंकि ये डिफरेंट जीन्स इसको कोड कर रहे होते हैं। ठीक है, इट कैटेलाइज द सेम रिएक्शन बट आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रक्चरली डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स। अगर पॉलीपेप्टाइड उसके अंदर कुछ डिफरेंट है, इट मीन्स कि उसके अंदर कुछ जीन्स भी डिफरेंट होंगे, लेकिन उनका जो फंक्शंस होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। जैसे अल्कलाइन फॉस्फेटेज एक एंजाइम है, वो हमारे पास होता है, बोन्स के अंदर होता है एक उसका आइसोफॉर्म। एक आइसोफॉर्म उसका होता है पैंक लिवर के अंदर। अर्ली फीटल लाइफ में भी जो है वो प्लेसेंटा के अंदर भी अल्कलाइन फॉस्फेटेज मौजूद होता है। सो ये 3 डिफरेंट सोर्सेज से ये होता है। सो ये 3 डिफरेंट आइसो एंजाइम्स हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज के, क्योंकि उसकी कुछ पॉलीपेप्टाइड जो है वो डिफरेंट है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज आइसो एंजाइम्स। इट मे हैव डिफरेंट सबसेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये जो आइसो एंजाइम है, कुछ इसमें आइसो एंजाइम इसके साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकते हैं। आइसो एंजाइम अलाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ सिमिलर एंजाइम विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कस्टमाइज्ड टू स्पेसिफिक टिश्यू रिक्वायरमेंट और मेटाबॉलिक कंडीशन। सो ये जो एंजाइम्स होती हैं इनका मेकअप ऐसे हुआ होता है कि वो मुख्तलिफ टिश्यूज के अंदर की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए उसके हिसाब से कस्टमाइज हुए होते हैं। जैसे आप कोई एक प्रोडक्ट जो होता है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमाइज कर लेते हो कि मुझे उसके अंदर ये फीचर्स चाहिए। इसी तरह ओवर द ईयर विद द एवोल्यूशन प्रोसेस इन एंजाइम्स ने अडॉप्ट किया हुआ है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कि स्पेसिफिक है सर्टेन टिश्यूज के लिए या सर्टेन मेटाबॉलिक कंडीशंस के लिए। इसको हम कहते हैं कस्टमाइजेशन, जिसकी वजह से उस एंजाइम की इंपॉर्टेंस डायग्नोस्टिकली या उस आइसो एंजाइम की या आइसोफॉर्म की डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है।
क्योंकि वो पर्टिकुलर आइसो एंजाइम अगर हाई होगा तो वो इंडिकेट कर लेगा कि फलां पर्टिकुलर टिश्यूज या फलां ऑर्गेनेलीज में मसला है और ये इस डिजीज को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। सो अगर हम मजीद देखें, सो एग्जाम्पल इसका ये है, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एडवांटेज ऑफ हैविंग isoenzyme for adjusting the metabolism to different condition or in different organ is the following. So सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आइसोफॉर्म की है या आइसोएंजाइम की है वो ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज की है। ठीक है। ये दोनों आइसोएंजाइम है। ठीक है। और अगर आप देखें तो हमारे पास हेक्सोकाइनेज की 4 डिफरेंट आइसोफॉर्म है जिसको हम कहते हैं हेक्सोकाइनेज 1, हेक्सोकाइनेज 2, 3 एंड 4। ठीक है। और इसमें पर्टिकुलरली जो हेक्सोकाइनेज 1 है, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल मेमेलियन टिश्यूज, जिसका हमने जब भी ग्लाइकोलिसिस डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा कि पहला एंजाइम हेक्सोकाइनेज है और हमने इसका कहा कि केम वैल्यूज जो है अगर ग्लूकोज लेवल कम भी होगा तो ये इसको पिक करेगा। ठीक है। सो ये हेक्सोकाइनेज 1 है। इसी तरह हेक्सोकाइनेज 4 जो है इसको हम ग्लूकोकाइनेज भी कहते हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये लिवर के अंदर मेनली पाया जाता है और ये जब ग्लूकोज लेवल हाई होगा तो फिर ये उसको पिक करेगा और उसको वो करेगा। सो दोनों ये एंजाइम्स हैं, सेम ऑरिजिन के हैं लेकिन स्लाइटली पॉलीपेप्टाइड चेंज है, आइसोफॉर्म है एक दूसरे के ये, और इनका फंक्शन जो है वो कस्टमाइज है टूवर्ड डिफरेंट टिश्यूज। ठीक है। सो सिमिलरली एंजाइम के अगर आगे हम देखें, कुछ एलोजाइम्स हैं जो कि डिफरेंट अलील्स जो हैं मौजूद होते हैं एट द सेम लोकस। ठीक है। यानी सेम जेनेटिक लोसाई होता है लेकिन उसके अलील डिफरेंट होंगे तो उसको हम एलो एंजाइम्स कहेंगे। ठीक है। और इसी तरह प्रो एंजाइम्स जो हैं, प्रो का लफ्ज अगर आप लोगों को याद हो हम फर्स्ट सेमेस्टर में या जाइमोजीन फॉर्म बार बार यूज करते थे, यानी वो एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो हम उसको कहते हैं प्रो एंजाइम या जाइमोजीन फॉर्म है इसका, लेकिन दैट विल बिकम एक्टिव आफ्टर पार्शियल प्रोटियोलाइसिस। एग्जांपल इज पेप्सिनोजन, एंड व्हेन द nogen part is being removed by partial proteolysis, pepsin will be formed, which will be in active form. So proenzyme remain in inactive form and then become at active form whenever required. So ये रेडीमेड मौजूद होते हैं प्रो फॉर्म में, लेकिन जब जरूरत होती है तो फिर ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। Isoforms are more general term. Use include true isoenzymes and pseudo isoenzyme. ट्रू और सूडो आइसोएंजाइम में क्या फर्क है? ट्रू आइसोएंजाइम वो है जो अभी हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट उसके जीन्स हो सकते हैं, यानी पॉलीपेप्टाइड में डिफरेंस थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी फंक्शन तकरीबन वो सिमिलर परफॉर्म कर रहे होते हैं। दैट इज ट्रू आइसोएंजाइम। सूडो आइसोएंजाइम ये है कि उसका पॉलीपेप्टाइड चेन रिमेन सेम, बट जब पोस्ट ट्रांसलेशनल वेरिएशंस होती है, मॉडिफिकेशंस होती है, तो उस दौरान उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जैसे कि पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में क्या होती है, फास्फोराइलेशन हो जाती है एक प्रोटीन की या एंजाइम की, या फिर ग्लाइकोसाइलेशन हो जाती है यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, या और एसिटाइलेशन हो जाती है। सो उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। सो सूडो आइसो एंजाइम में ये होगा कि उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड सेम होगी लेकिन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन उसके अंदर होगी, जिसकी वजह से इसके अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन आएगी। जैसे कि सेल एंड टिश्यू स्पेसिफिक फॉर्म्स, लिवर एंड बोन स्पेसिफिक अल्कलाइन फास्फेटेज, जिसकी मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है। सो ये जो है इसके डिफर ओनली इन कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स अटैच टू द अल्कलाइन फास्फेटेज प्रोटीन। सो जो एंजाइम है अल्कलाइन फास्फेटेज प्रोटीन, ये इसकी जो मुख्तलिफ आइसो एंजाइम फॉर्म है सूडो आइसो एंजाइम, इसमें क्या होता है कि जो इसका कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है जो कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से इसमें आता है, वो इनके मुख्तलिफ आइसोफॉर्म के अंदर थोड़ा सी उसमें चेंज होता है, जिसकी वजह से यानी इसकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन थोड़ी डिफरेंटली हो जाती है हर आइसोफॉर्म की, जिसकी वजह से इसका फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक हो जाता है टुवर्ड्स लिवर, बोन या फिर प्लेसेंटा। ठीक है। सो ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, ये आप देखोगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगा। नाउ हाउ वी विल मेजर दीज एंजाइम, हमने कहा कि इन एंजाइम की डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस होती है। सो एंजाइम्स वी ऑल नो नॉर्मली इंट्रासेलुलर ज़्यादा होते हैं जबकि ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और ये एंजाइम लीक होते हैं ब्लड के अंदर थ्रू ब्लड एंडेसिस, जैसे कि
रेड ब्लड सेल्स हो गए, या बाकी वो होते हैं, या सेल डैमेज होती है, सेल डेथ हो जाता है, हाइपोक्सिक कंडीशन है, या इंट्रासेलुलर टॉक्सिसिटी हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन में कोई मसला होता है, तो ये जो सेल्स, ये जो एंजाइम है वो सेल के अंदर, सेल के अंदर से बाहर लीक आउट होते रहते हैं प्लाज्मा की तरफ। सो उसको हम क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं, सेल के अंदर या टिश्यू डैमेज को वो हाँ इंडिकेट करता है। उसकी क्वांटिटी के बेस पे हम देखते हैं कि कितना सेल टिश्यू इंजरी हुई है या कितना डैमेज हुआ है टुवर्ड्स अ टिश्यू। सो इंजाइम का फायदा क्या है? आ, इसमें यह है कि आप बार बार इसको रिपीट, टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं। यानी आपने एक पेशेंट का सीरम ले लिया या ब्लड ले लिया है, तो आप उसको उस पे ऐसे 2 3 बार 4 बार 5 बार भी रीरन कर सकते हो। ये नहीं है कि एक सर्जरी हो गई है और उसको दोबारा आप सर्जरी नहीं कर सकते हो। सो इसका फायदा ये है कि एंजाइम की मेजरमेंट जो है, आप आज कर ली है, सैंपल सेव कर लिया, 2 दिन बाद दोबारा कर ली, 3 दिन बाद दोबारा कर ली, पेशेंट को दोबारा बुला लिया, फिर सैंपल ले लिया। सो इट्स प्लस पॉइंट फॉर एंजाइम, दैट्स व्हाई इट इज यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पजेस। ये है कि ऑर्गन स्पेसिफिक है, लेकिन बहुत से एंजाइम ऐसे हैं कि वो मोस्ट वंस से ज़्यादा ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। जैसे कि अल्कलाइन फास्फेटेज अभी हमने देखा, या हमने अमाइनो ट्रांस अमाइनेजेस हैं कुछ, जो कि एक से ज़्यादा टिश्यू में पाए जा ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, लेकिन वो ये है कि आपको कुछ हद तक स्पेसिफिसिटी देते हैं, जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस कि वो किस टिश्यू की वजह से हो सकता है। वो मैं आगे बताऊंगा कि हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। सो मोस्ट एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट सेल इन डिफरिंग अमाउंट। सो ये जो एंजाइम्स होते हैं वो मुख्तलिफ सेल्स के अंदर पाए जा सकते हैं, और इसकी क्वांटिटी जो है वो हर टिश्यू या ऑर्गन्स में मुख्तलिफ हो सकती है, जो कि फिर हेल्प कर सकती है उसके डायग्नोसिस में। एंजाइम को हम एज ए मार्कर यूज करते हैं। एंजाइम को हम एज ए मार्कर यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई कि वेदर डिजीज मौजूद है या नहीं। सो इट हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग अ डिजीज। दूसरा, ये हमें बताता है कि ऑर्गन स्पेसिफिसिटी की वजह से ये हमें क्लू देता है, बता देता है कि कौन से ऑर्गन्स में डैमेज है या कौन से ऑर्गन में डिजीज हो सकती है। एटियोलॉजी और नेचर ऑफ डिजीज, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमें हेल्प कर सकता है कि डिजीज किस नेचर की है, कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। सो क्योंकि वो प्लाज्मा के अंदर जो एंजाइम हम डायग्नोज कर रहे हैं, वो इसकी प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है, सो हमें बता देता है कि एक्चुअली डैमेज कहाँ से स्टार्ट हुआ है। एक्सटेंट ऑफ डिजीज, मोर डैमेज सेल्स मोर लीक्ड एंजाइम इन द ब्लड। अगर सेल्स के अंदर डैमेज ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा एंजाइम्स जो है वो ब्लड के अंदर आएंगे, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करेंगे और डिजीज की सिवेरिटी भी बताएंगे। जैसे हम वायरस को, हेपेटाइटिस बी या सी को कहते हैं कि ये एक्यूट वायरस है, एक्यूट स्टेज में है या क्रोनिक स्टेज में है। सो ये एक्यूट या क्रोनिक का होना हमें आइडेंटिफाई करता है मुख्तलिफ डिजीजेज में। या हम पैंक्रियाटाइटिस अगर हम कहते हैं कि एक्यूट है या क्रोनिक है, तो उसके एंजाइम्स की कंसंट्रेशंस को देख के हम डिसाइड करते हैं कि ये एक्यूट है कि क्रोनिक है। जैसे कि एक्यूट केस में आपका जो अमाइलेज लेवल है पैंक्रियाटाइटिस में, या लाइपेज लेवल है, वो थाउजेंड्स टाइम बढ़ जाता है। तो जब भी डॉक्टर उसको देखता है, रिजल्ट्स को, आपके लैब के रिजल्ट्स को, वो फौरन जो है उसको सर्जरी की तरफ ले जाता है कि ये एक्यूट केस है। सो हमें उसको फौरन जो है वो रिमूवल की तरफ जाना होगा, या जो भी वो डिसीजन लेते हैं। और कुछ केसेस में अगर वो मॉडरेटली हाई है, जैसे हंड्रेड्स में है, तो वो कहते हैं कि ये कोई पुराना मसला है, कोई स्टोन वगैरह हो सकता है, कोई क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है उनको। ठीक है। सो देन टाइम कोर्स ऑफ डिजीज की कितना अरसा हुआ है इस डिजीज को, उसमें भी हेल्प कर सकता है। सो अगेन ये एक्यूट और क्रॉनिक का सीन है। नाउ मेजरमेंट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। Since the amount of active enzyme present in blood sample is very low, measuring their catalytic activity is very sensitive, and the specific method for the measurement of the enzyme present in serum sample. सो एंजाइम जो है, इसकी क्वांटिटी हमेशा कम ही होती है प्लाज्मा के अंदर। सो इसकी जो सेंसिटिविटी है, यानी उसका जो एनालिसिस का प्रोसीजर होता है, वो फिर बड़ा मैटर करता है। ठीक है। और इसकी जो माइन्यूट क्वांटिटी चेंज होता है वो इंडिकेट करता है सर्टेन डिजीज के अंदर।
और हम उसको मेजरमेंट किस बेस पे करते हैं, जो हमारे पास किट आती है कमर्शियल या हम खुद प्रिपेयर करते हैं, कि एंजाइम की एक्टिविटी को देख रहे होते हैं कि वो कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, उसको हम मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, एक कुछ ऑप्टिमम कंडीशन उसके लिए रख लेते हैं। वो ऑप्टिमम कंडीशंस यही होती है कि पीएच कितना रखना है, उस एंजाइम के लिए सूटेबल कितना है, टेम्परेचर कितना रखता है। अब ध्यान में रखो ना, जब ग्लूकोज की एस्टिमेशन हम कर रहे होते हैं, तो ग्लूकोज की एस्टिमेशन हम 37 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे होते हैं, 5 से 10 मिनट का टाइम देते हैं। सो वो उसके लिए वो ऑप्टिमम कंडीशन होती है, तभी हम उसको वो कर रहे होते हैं। ठीक है, सो वो किस बेसिस पे कर रहा होता है कि either substrate consumed or product formed is measured in a defined time interval, यानी जो हमने उसको 5 से 10 मिनट का टाइम दिया हुआ है, उसमें या तो हम ये मेजर कर लेते हैं कि कितना सबस्ट्रेट कन्वर्ट हुआ है, कंज्यूम हुआ है, या फिर यह है कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कलर चेंज आता है, और उस कलर चेंज के बेस पे हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली उसको मेजर कर लेते हैं। So enzyme activity can be measured on the basis of substrate consumption और the product formation, या उसके अंदर जो कोएंजाइम की यूटिलाइजेशन है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। एटीपी की प्रोडक्शन या एनएडीएच की प्रोडक्शन के बेसिस पे भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दो तरह की मेजर इसमें हो सकती है। एक एंड पॉइंट मेजरमेंट है। आ, आ, इसमें ये होता है कि जब एक मेजरमेंट जो है वो एक पूरे एक टाइम देते हुए और उसके बाद उसकी मेजरमेंट आप देखते हो। ठीक है, यानी हम 5 मिनट दे देते हैं या 10 मिनट देते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक टाइम फिर हम उसको मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर चेंज। फिर हम देखते हैं कि कितना इंजाइम इसके अंदर मौजूद है। ऑफ कोर्स अगर इंजाइम ज्यादा होंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ज्यादा कलर चेंज आएगा। ठीक है, या अगर हम सबस्ट्रेट कंजम्पशन को देखना चाह रहे हैं, तो सबस्ट्रेट की कंजम्पशन अगर ज़्यादा हुई है, इट मीन्स के एंजाइम ज़्यादा इसमें यूज़ हुए हैं, इसका मतलब है कि प्लाज्मा के अंदर एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। दूसरी जो मेजर है वो है काइनेटिक मेजरमेंट, और इसमें हम ये करते हैं कि मल्टीपल मेजरमेंट लेते हैं, यानी एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद एक अब्जॉर्बेंस लेते हैं, फिर कुछ स्पेसिफिक इंटरवल के बाद दूसरी अब्जॉर्बेंस लेते हैं, और फिर उसकी क्यूमुलेटिव जो है उसकी कैलकुलेशंस करते हैं। इसको हम कहते हैं काइनेटिक मेजरमेंट। ठीक है, अब इसको मेजर कैसे किस यूनिट में करते हैं, एक इंटरनेशनल यूनिट्स में हम उसको मेजर करते हैं, और इसको हम यूनिट पर लीटर में मोस्टली एंजाइम्स को हम मेजर करते हैं प्लाज्मा के अंदर। सो इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, और इट इज़ द अमाउंट ऑफ एंजाइम दैट कैटलाइज द रिएक्शन of 1 micromolar of substrate per minute under specific condition। specific condition means वो जो ऑप्टिमल कंडीशन हम उसको देते हैं, टेम्परेचर और पीएच वगैरह।